हाँ जी, सबसे फर्स्ट ई कॉमर्स मॉडल में कौन सा रहेगा? जो हम चार पढ़े थे अपने बचपन में, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी एंड सी टू सी। चलो, कोई बता सकते हैं क्या होता है सी टू सी में? OLX पे, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से चलते हैं। पहले बी टू बी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस टू बिजनेस। फिर बी टू सी में बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे अमेजोन हमें सेलिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी टू सी, सी टू बी, वो कैसे होता है? जैसे वेंडर, कोई लोकल आर्टिसन से सामान कर लेते हैं, जैसे ऑक्शंस, जहाँ पे हम बिडिंग लगाते हैं, जहाँ पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर डिसाइड करेगा। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, रिवर्स प्राइसिंग मॉडल रहेगा, वेयर कस्टमर डिटर्मिन्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे ऑनलाइन ऑक्शन। उसके बाद सी टू सी मतलब वही OLX हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा, डायरेक्टली टू अदर कंज्यूमर्स सेलिंग करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये तीनों है जो हमने कभी नहीं पढ़े, है ना, गवर्नमेंट वाले। पढ़ा हुआ है? अच्छा चलो बताओ फिर क्या होता है। क्या होता है B2G? जब बिजनेस सीधा ठीक है, सीधा बिजनेस से डीलिंग करते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट डायरेक्टली बिजनेस को ही सेल करती है, ठीक है। या फिर जब यहाँ पे क्या एग्जांपल ये, जैसे टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। और सेम ही कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में आ जाएगा, जब कंज्यूमर टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, अब ये क्या हो गया, जब गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, तो वो चीज हो जाएगी, हाँ, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। हाँ जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। कैसे रेलवे ट्रेन वगैरह गवर्नमेंट चलाती है? हाँ, तो फ्री थोड़ी होती है हमें, सर्विस होगी ना वो तो उसमें है ना भाई, IRCTC एक रजिस्टर्ड कंपनी है। अब तो कंपनी, वो तो बिजनेस ही बन गया अब, वो वेलफेयर में नहीं आया अब। वेलफेयर मतलब फ्री सेवा, PDS होते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब, हाँ वो चीजें आएंगी। ठीक है जी, चलो। उसके बाद देखते हैं, एक अमेंडमेंट नोट्स है आपके पास? ठीक है, एक बार देख लो उसको। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान से देखो। ये हमने क्या पढ़ा है? ई कॉमर्स मॉडल्स। ये अब क्या पढ़ेंगे हम? ई मार्केटिंग, ये ई मार्केटिंग मॉडल्स पढ़ेंगे। ये बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत लिखते हैं। हम्म। आ जाते हैं इसमें भी, ठीक है जी। पहले हमने पढ़ा था ई कॉमर्स मॉडल्स, अब हम पढ़ेंगे ई मार्केटिंग, ठीक है। देखो चलो क्या क्या आता है, चलो मुस्कान रीड करो। Amendment. E-marketing. Electronic marketing is a subset of e-business. E-marketing is the process of marketing a product or service using the internet. ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो वही पोर्टल आ गया, पोर्टल हमने देख लिया, जैसे वेबसाइट वो क्या करती है, रीड कर दो। A portal or web portal is a site that people use as a launching point to enter the web. The word portal means gateway. The services offered by most portals include a search engine, news, email, chat, forums, maps, shopping, etc. Large portals include many additional सर्विसेज, जहाँ पे जैसे याहू याहू की सारी सर्विसेज वहां पे होती हैं। जैसे हमने पोर्टल, जैसे आईसीआई का हम पोर्टल खोलते हैं, सारी सर्विसेज हमें मिल जाती है। आईसीआई ने क्या अनाउंसमेंट्स करी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हर चीज वहां पे हमें अवेलेबल हो जाती है। वेबसाइट ही बोलते हैं उसको, गेटवे। यहाँ पे पेमेंट गेटवे नहीं है, ये गेटवे। सर्च इंजन मतलब सर्च इंजन भी है, पर उसका पोर्टल भी तो है। जैसे गूगल वगैरह भी आएगा इसमें? गूगल का पोर्टल तो नहीं बना हुआ, पर गूगल का पोर्टल तो नहीं बना हुआ। इसको अच्छा ओपन करके देख लेना जाके घर पे, ठीक है, कैसे खुलता है। हाँ जी, आगे देखो, ई शॉप। ई शॉप क्या होती है? ऑनलाइन दुकान मतलब अब अमेजोन की बात नहीं कर रहा है ये। ऑनलाइन मतलब सपोज जैसे मेरा बिजनेस है, अब मैंने ऑनलाइन भी खोल लिया अपना बिजनेस,
उसको मैं बोलती हूँ मेरी ई शॉप भी है, ठीक है, मेरी यहाँ पे सेक्टर 10 में भी दुकान है और मेरी ऑनलाइन भी शॉप है, उसको हम ई शॉप बोलते हैं। ठीक है जी, देखो रीड करो, ई शॉप समटाइम्स कॉल्ड, या तो ई टेलिंग बोल सकते हो या ई रिटेलिंग, याद कर लो, रिटेलिंग वर्ड याद रह जाएगा, ठीक है। इज अ डायरेक्ट सेल फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर, वहां से डायरेक्टली कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट, टिपिकली डिजाइंड अराउंड एन इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, जो मेरे कैटलॉग्स हैं उससे क्या होता है, वो डिजाइन होता है, एंड शॉपिंग कार्ट मॉडल, दो चीजें होती हैं, कैटलॉग डिस्प्ले और एक कार्ट देते हैं हम, तो वो क्या होती है, मेरी ई शॉप बन जाती है। अब ई मॉल में किसकी एग्जांपल लोगे, जियो मार्ट भी हो सकते हैं, जैसे अमेजोन बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर में चले तो अमेजोन, अमेजोन में क्या होगा, हर चीज का सामान मिलेगा, हर तरह का सामान मिलेगा, ठीक है, उसको हमने मॉल बोल दिया। शॉप एक ही बंदे की होगी तो वो ई शॉप है, मॉल में सबकी दुकानें होंगी तो अमेजोन है, ठीक है। देखो अब दे दो टाइप्स का होता है ई मॉल, एक होता है जर्नल, ठीक है, एक होता है स्पेशलाइज। जर्नल मतलब अमेजोन हो गया, स्पेशलाइज मतलब एक जैसा ही, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए 99 एकड़, या फिर है, हाँ इसमें प्रॉपर्टी का, जैसे कार्स का भी आता है, वहां पे सारी, हाँ, कार देखो है, ठीक है, फिर आजकल बहुत क्लियर है, कार्स 24 भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज्ड है। चलो ईमॉल, An e-mall, in its basic form, consists of a collection of e-shops, usually grouped under a single internet address. It is a website that displays electronic catalog from several हाँ जी suppliers. क्लियर हो गया, ई मॉल कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ई शॉप्स, ई शॉप्स जब बहुत सारी ई शॉप्स एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब कहाँ पे, इंडर अ सिंगल इंटरनेट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे हमने मॉल में नहीं इकट्ठी करनी, इंटरनेट पे इकट्ठी करनी है, ठीक है जी। इट इज अ वेबसाइट दैट डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, वही चीज होगी, कैटलॉग को डिस्प्ले करोगे फ्रॉम द वेरियस सप्लायर्स, अलग अलग सप्लायर्स के कैटलॉग दिखाओगे और उनसे क्या चार्ज करोगे, कमीशन चार्ज करेंगे फ्रॉम देम फॉर द सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द साइट, ठीक ऐसे ही होता है। सेम मैसेज करते हैं, अमेजोन क्या काम करता है, यही करता है, अमेजोन खुद भी, चलो अब तो प्रोडक्ट उनके आ गए हैं, पर मेन उनका काम क्या था, प्लेटफॉर्म देते हैं वो सेलर्स और कस्टमर्स को जोड़ने का, ठीक है, बहुत सारे सप्लायर वहां पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और कस्टमर्स क्या करते हैं, वहां से बाय करते हैं, सेलर्स को क्या मिलता है उससे, अपना रेवेन्यू मिल जाता है, और अमेजोन को क्या मिलता है, अमेजोन की इनकम क्या है, कमीशन की, ठीक है जी। ठीक है, अब ये दो टाइप का है, ई मॉल इज ऑफ टू टाइप्स, जर्नल और स्पेशलाइज, जर्नल वही चीज है, पढ़ लो, कर दो रीड। Generalized e-stores sell a large number of product lines rather than confining themselves to just one or very few product lines. It includes stores like Amazon.com, which primarily an e-mall that provides platform to vendors sell and users to purchase various products ranging from books, music, movies, मतलब houseware, बहुत सारी वैरायटी, डिफरेंट ऑफ वैरायटी, मतलब हर चीज का प्रोडक्ट जो है वहां मिले उसको हम जर्नल बोलते हैं, जहाँ पे जर्नल स्टोर नहीं बोलते, जर्नल स्टोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसी ऐसी बोलते हैं जर्नल स्टोर, हाँ जी। specialized e-stores or malls. Stores would sell only specialized items. Example, www.99acres.com is the website that specializes in buying and selling property and housing on an online platform. ठीक है, क्लियर हो गया जी, बस हमने ई लगा देना, आपने शॉप है, शॉप के आगे ई लगा दो, मॉल होते हैं, मॉल के आगे ई लगा दो, जनरल स्टोर है उसके आगे ई लगा दो, बस और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस। हाँ जी, दो रह गए अपने पास, एक है ई ऑक्शन, अब हमने कल भी बोला था कि ऑक्शन क्या करती है, अब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, अब हम इलेक्ट्रॉनिकली बिडिंग डालते हैं और वहां से क्या होता है, रिजल्ट आ जाते हैं अपने पास। चलो रीड कर दो। E-auctions. In it, bidding for goods and services can be performed with the help of electronic implementation. This method of auction is less time consuming and convenient for both suppliers and buyers. eBay is the best known example and offers both B2B and B2C offerings. ठीक है, तो ई ऑक्शन जो है मेरा इस तरह से मेथड बन जाता है जहां पे हम ऑनलाइन बिडिंग डालते हैं। अच्छा, बायर एग्रीगेटर नहीं सुना होगा आपने, बायर एग्रीगेटर क्या होता है? अच्छा ये है जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर जैसे अगर फार्मर्स हैं तो अपनी सोसाइटी बना लेंगे, फिर अगर सपोज वो कहीं जाके अपना मार देते हैं तो एक मतलब हाँ उनकी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी ना कि वो नेगोशिएशन पावर हो गई ये। हाँ प्राइस चल, डिमांड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, बायर एग्रीगेट की मैं कोई एग्जांपल देती हूँ फिर बताना, जैसे जोमेटो की एग्जांपल लेते हैं बायर एग्रीगेटर में।
मतलब इन्होंने सारे फूड वाले जितनी भी शॉप्स हैं जहाँ पे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया हाँ और जैसे ऑफर्स तो ऑफर देते हैं। मेन इसमें क्या होता है, हम जोमेटो ने क्या करा, सारे फूड लाइन सारे बायर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया, सप्लायर्स को, ठीक है। अब वो मिलके क्या कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अगर हम जोमेटो पे आ जाएंगे तो एटलीस्ट कोई भी सर्च करेगा तो कभी ना कभी हमारा नंबर भी लगेगा ही। उस तरीके को हम बोलते हैं बायर एग्रीगेटर, मतलब सारे बायर्स को एक जगह पे इकट्ठे कर दिया। और उससे क्या हाँ मतलब वही सेलर्स ही, ठीक है, कि सेलर्स को हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, अब बायर जो है वो एक ही जगह पे आएंगे, ठीक है। सारे बायर बायर जोमेटो क्यों आएंगे ना, इनडायरेक्टली एग्रीगेट तो बायर को ही कर दिया ना हमने। अब सारे बायर एक ही जगह पे आएंगे, जोमेटो है, अब सारे लोग जोमेटो ही चला रहे हैं, ठीक है। अब जोमेटो पे सबको सबके सारे सेलर मिल जाएंगे। क्यों? पर इसमें एग्रीगेट तो बायर को मिल गया ना। चलो पहले रीड करो। buyer aggregator pulls many buyers together to drive down the price of selected items. The individual buyer thus receives the price benefit of volume buying. The more buyers that join the pool, the lower the price drops. जहाँ पे चलो बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, वहां पे अब क्या होगा, वहां पे हमें ऑफर्स मिलेंगे तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे। अब जो ऑफर्स मुझे बाहर जाके नहीं मिल सकते वो मैं जोमेटो से ले लूंगी ऑफर्स। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जैसे कैसे? जोमेटो पे अगर 100 बंदे हैं तो मतलब वो बल्क में अपना मार्जिन प्रॉफिट अगर सब उसने 100 रुपए कमाए तो 10 बंदे से कमाए या एक बंदे से कमाए, तो वो वाली चीज नहीं हो जाएगी कि क्योंकि आप डील ही बड़ी दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बस इसमें कॉमन प्लेटफॉर्म वाला पॉइंट इसमें आप कॉमन प्लेटफॉर्म वाला पॉइंट है। डिस्काउंट कम नहीं हो जाएगा जब बायर कम होएंगे तो ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो डिमांड सप्लाई बात ये है कि जहाँ पे एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया है वहां पे हमेशा प्राइस आपको कम मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल ऐसी शॉप पे जाओगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, पर जोमेटो आपको डिस्काउंट देगा, वो चीज है। चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा क्लियर देख कर लेंगे। रिस्क एंड कंट्रोल्स देखो जी, एक बार देख लोगे, देखे थे घर पे जाके कल, या फिर अभी देख लो जल्दी जल्दी। देखने हैं। हाँ देख लो, देखो क्या क्या रिस्क है। क्वालिटी का इशू हो सकता है क्योंकि हम कुछ ऑर्डर करते हैं और आता कुछ और है। एक बार आप खुद देखो फिर हम डिस्कस करते हैं। हमें पायरेसी कैसे मतलब क्या ट्रांजैक्शन कॉपीराइट 7 पॉइंट पायरेसी क्या होती है? कॉपी हाँ नहीं मतलब कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स के अपने जो उनकी सीरीज है तो वैसे तो उनका उस पे राइट है ना कि वही कमा सकते हैं उससे, पर हम जैसे ढूंढ लेते हैं तो मैं ऐसे कर तो लेते हैं पर वो एक और बनती रहती है। रिस्क तो है ही ना, हमारी कॉपी तो हो ही सकती है ना। डिजिटल एसेट्स की तो अगर हम नॉर्मल की भी हो सकते हैं उसमें भी हो सकते हैं, पायरेसी तो सब जगह ही है, ठीक है, इसीलिए। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया? हाँ जी, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया। कोई ट्रांजैक्शन करते करते कुछ डिनाई जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट सेलर है बायर और टेस्ट किया हाँ फिर वहां से मना कर दी और रिपीट हो गया ना। हाँ तो एक अलीबाबा साइट कई बार होता है ना, अपने आप ही कैंसिल कर देते हैं हमसे बिना पूछे ही। ऐसे ही होता है, उसमें मतलब आप कोटेशन डालते हो और वो में लगी हाँ वो चलो आगे देखो, इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लिया। हाँ जी, क्या होता है एनोनिमिटी बताओ। हाँ जी खुशी। अनोनिमस होते हैं लोग जैसे अनोनिमस मतलब अनोनिमस कौन होते हैं? अनजान लोग, अनजान लोग नहीं होते, उसको बोलते हैं अनोनिमिटी का रिस्क।
आइडेंटिटी नहीं रिवील करती। अच्छा, बायर को सेलर का नहीं पता होता, सेलर को बायर का नहीं पता। हम मुझे क्या पता कौन प्रोडक्ट मंगा रहा है, मैं तो बेचती जा रही हूँ, ये नहीं पता मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, अगर देखो फिजिकल शॉप है तो मुझे पता है कौन प्रोडक्ट लेने आया है, ठीक है, एटलीस्ट मैं पर्सन को जानती तो हूँ। अब ऑनलाइन में मुझे क्या पता किसने ऑर्डर करा, मुझे नहीं पता। चलो देखो आगे देखो जी, ठीक है। उसके बाद है ये, आप प्रोडक्ट अच्छा है छोड़ सकते हो 12 और 13, क्योंकि ये फिर आगे ये आ जाएगा आपके पास 16 पॉइंट सेम आ जाएगा ना। ऑडिट। हाँ, कौन सा छोड़ दिया 12 13 छोड़ दो। 16 तो करना है, मैं वो कह रही हूँ 16 जैसा ही है वो, नहीं तो आप बोलोगे सेम सेम हो गए। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल टच तो ठीक है। तो उसके बाद फिर अच्छा डीओ, ये लास्ट पे आ जाओ, डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? सर्वर क्रैश हो गया तो हाँ, तो एरर नहीं आता, डीओएस डीएसएस करके भी कुछ आता है कई बार, डिनाइल ऑफ सर्विस, कि यहाँ पे क्या है, साइट क्रैश हो गई है या फिर साइट, हाँ साइट कुड नॉट बी रीच आता है, पर एरर भी आता है डीओ, हाँ डीओएस लिखा होता है उस पे, चेक करना कभी। एरर 404 भी हो सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक रिस्क एंड कंसर्न्स? ठीक है, अब आगे आ जाओ। कंट्रोल्स रिक्वायर्ड इन एन ई बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्या क्या कंट्रोल्स चाहिए? देखो यूजर की, अगर मैं यूजर की बात करूं तो यूजर के ऊपर हम क्या, हमारा कंपोनेंट है यूजर, तो यूजर पे हम क्या कंट्रोल लगाएंगे, मुझे रिस्क ना हो उससे। एक तो मैं उसकी ऑथेंटिकेशन करा सकती हूँ, ठीक है। हम जब भी कोई पासवर्ड क्या करते हैं, साइट पे लॉग इन करते हैं, मान लो अमेजोन तुमने डाउनलोड करा, तुम कुछ ऑर्डर करने लगते हो तो पहले तुमसे मांगते हैं ना तुम्हारी डिटेल्स, आधार कार्ड मांगे या पैन नंबर, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं ना, वो मांगते हैं। नंबर कोई भी लॉगिन क्यों, डिड नंबर तो जाते ही है उसमें। अरे फोन नंबर भी, जब आप लॉग इन करते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो, वेरिफिकेशन के लिए हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है, आपका कार्ड। वो जो आप कह रहे हो वो अमेज़न नहीं करता, वो तो आप केवाईसी सपोज मैं या तो अगर मैं सपोज अमेज़न पे अपनी यूपीआई डिटेल सेव करनी है, हाँ तभी तो कह रही हूँ, पेमेंट करने के लिए तो कह रही हूँ फिर मैं। तो उसके भी बिना भी हो जाती है। अगर आपका गूगल पे है ऑप्शन आ जाएगा कि वो बाहर से पर तो वो सीधा गूगल पे ले जाएगा ना। सीधा पेपर केवाईसी भी कराते हैं वो, जहां तक मुझे लगता अमेज़न है। पे यूपीआई करना हो ना आपने चलो ठीक है, मतलब एक बार होता है पर ऑप्शन की अमेजोन पे भी अलग से हो गया ना कि आपने उसकी सर्विस लेनी है, अलग से सर्विस लेनी है, बट ये वही कह रही थी उसमें होती है, बट पॉइंट ये है, नहीं नहीं बायर को भी होता है। चलो देखो, अब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम चाहते हैं तो यूजर आइडेंटिफिकेशन करानी पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए कि यूजर का नंबर ले लिया, ठीक है, आपका नाम सारी डिटेल ले ली, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन क्या होती है जी? ऑथेंटिकेट करना इंडिया में होता है, मतलब वैलिडिटी। वैलिडिटी चेक करना, ऑथेंटिकेशन करना, मतलब आपको ओटीपी जो आता है वो ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, ठीक है। ऑथराइजेशन चेक करना। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में आगे आपको फर्क पता चल जाएगा। अभी ऑथेंटिकेशन का मीनिंग लेके चलो कि जो आपको ओटीपी आता है, दैट इज पार्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। हाँ जी, सेलर और मर्चेंट को क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल्स कहाँ पे लगाने चाहिए, जो वो अपने प्राइस कैटलॉग दिखाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो स्कीम्स वो देते हैं लोगों को, या फिर रिटर्न पॉलिसीज जो होती हैं, या फिर जो कैश उनसे इकट्ठा होता है, कैश ऑन डिलीवरी मोड, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाती है, जो कैश ऑन डिलीवरी वो लेते हैं वो तो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो वहां पे उनको स्पेसिफिक कंट्रोल्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, दो चीजें बोलोगे, अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जहां जहां पे नेटवर्क वर्ड आएगा वहां पे सिक्योरिटी वर्ड आएगा ही आएगा, अवेलेबिलिटी भी आएगा और सिक्योरिटी भी आएगा, ठीक है जी। उसके बाद टेक्नोलॉजी, देखो दोनों में फर्क है, नेटवर्क वाला क्या देगा मुझे, इंटरनेट देगा, टेक्नोलॉजी वाला देगा मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, वो चीज होती है। देखो टेक्नोलॉजी में क्या बोलोगे, ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन द नेटवर्क सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग, वो चीज होगी मेरी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, हमेशा रिस्क रहेगा। अच्छा, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर वाला ये क्या करेगा, क्विक डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी देगा। अच्छा, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इकट्ठा करेगी, और
इनके अपने Legality. राइट लीगैलिटी चेक करेंगे, दो चीजें चेक करेंगे। ये एक तो टैक्स अकाउंटिंग फॉर ऑल द गुड्स, उसके लिए देखेगी जीएसटी सब पे लगा हुआ है, और सेकंड इज अपनी लिक प्रोडक्ट्स जो है वो लीगल है। लिखते होंगे पता नहीं। पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे का क्या है? पेमेंट गेटवे कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट फूल प्रूफ क्या होता है? फूल प्रूफ मतलब secure. फूल बना सकते जिसमें कोई भी गलती होने का चांस ना हो, ठीक है, पूरी तरह से सिक्योर। वो मेरे वाला है फुल बोलते हैं हम फुल प्रूफ है, पर स्पेलिंग तो यही है शायद। गलत है? एफ ओ एफ यू होता है। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो आगे। वेज टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल। अब देखो जो हमने भी कंट्रोल सोचे हैं, ठीक है, 7 पॉइंट्स पे हमने कंट्रोल लगाए, अब हम देखेंगे वेज टू इम्प्लीमेंट, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले कैसे करोगे? एजुकेशन एंड अवेयरनेस देके हमें आता है ना कॉल, कि बैंक आपको कॉल नहीं करता, ऐसी चीजें आती है ना। या फिर जब हम कोई साइट खोलते हैं बैंक की, वहां पे आता है ना आपके पास कि क्या क्या चीजों से आपको सिक्योरिटी रखनी चाहिए। दैट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अच्छा, उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स क्या करने हैं अपने, हमने अपनी कस्टमर्स को बताने हैं, ठीक है। अब देखो पहले रीड करना मुस्कान, फर्स्ट पॉइंट। Each education and awareness, each participant and its employer staff should be properly educated about the nature of risk in e-business. हाँ जी, सबको क्या होनी चाहिए? एजुकेशन। एजुकेशन किसके बारे में? अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या खतरे हो सकते हैं ई बिजनेस में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना। हाँ जी, सेकंड पॉइंट देखो, Communication of organizational policies to टूवर्ड्स its कस्टमर्स। अब कई बार हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पे आता है ना कि टिक टिक कर दो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। वो क्या लिखा होता है उसमें? उनका, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या बताते हैं वो अपनी। कोई भी दिक्कत हो तो हमारी गलती नहीं हाँ, हमारी तो गलती नहीं, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं वो, ठीक है, जो आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर देते हो, ठीक है जी। तो उसके बाद है ये चीजें क्या क्या बताएंगे। अच्छा देखो क्या क्या बताएंगे, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, यही सीखा हमने कि बिजनेस को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, प्राइवेसी का, उसके बाद सिक्योरिटी का, फिर अपनी शिपिंग पॉलिसी का, और उसके बाद अपनी रिफंड पॉलिसी का। आपको बताया जाता है ना कि आपका रिफंड 7 डेज में आ जाएगा, अगर शिपिंग है तो कब तक आप पहुंच जाएगा, रिटर्न कितने डेज, 30 डेज है, 7 डेज है, वो आपको सब कुछ बताया होना चाहिए एक ई बिजनेस में। हाँ जी, उसके बाद क्या आएगा? रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऑल ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट शुड कंप्लाई विद टू द रूल्स आउटलाइन बाय द लॉ ऑफ लैंड। जो भी हमारे ऊपर लॉज लगते हैं, लॉज ऑफ लैंड मतलब जो इंडिया में रूल्स लगते हैं, वो सारे क्या करने पड़ेंगे? उनको कंप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा जी, आइए पॉइंट देखो, इंट्रूजन प्रोटेक्शन। इंट्रूजन प्रोटेक्शन क्या होता है? इंट्रूजन मतलब है जो भी इंट्रूडर जिसको बोलते हैं, जैसे वायरस आ गया, ठीक है, वायरस क्या करेगा? अगर मेरे सिस्टम में सपोज वायरस आ गया, वो क्या कर सकता है? क्या खराब करेगा? डेटा डिलीट कर सकता है, कर आप, या फिर कुछ कॉपी, अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है कोई मेरे सिस्टम में, हैकिंग हो सकती है। अब देखो किन किन चीजों से हमसे हो, देखो अगर वायरस आ गया तो मेरे सिस्टम, हाँ जी, अगर वायरस आ गया तो मेरा सिस्टम खराब हो सकता है, हैक कर लिया अगर, ठीक है, पासवर्ड। चलो मुस्कान रीड करना, वायरस। Viruses, check your web. वायरस से कैसे बचना है हमने यहाँ पे बताना है, अगर इंट्रूजन है तो उससे प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो वायरस, एंटीवायरस लगाओगे, बस लगा के छोड़ दोगे, पैसे भरेंगे उसके पैसे भरोगे और उसको क्या करते रहोगे? उसके एक्टिवेट करोगे, रिन्यू करते रहोगे, चेक करते रहोगे, एंटीवायरस चलाना भी होता है साथ में। चलो रीड करो एक बारी। Check your website daily for viruses, the presence of which can result in the loss of valuable data. हाँ Antivirus software is well known as a tool to protect system from viruses. ठीक है, अपनी जो वेबसाइट है उनको चेक करते रहो, किसी वेबसाइट में वायरस तो नहीं है आपकी। अच्छा, सेकंड है हैकर्स। हैकर्स, अगर हैकर से बचना तो क्या करना चाहिए? फायरवॉल लगती है फायरवॉल लगती है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? खुद भी चेक, खुद भी हैक करके देख लेना चाहिए कितनी वैल्नरेबिलिटी है, ठीक है। एज आउटसाइडर बन के खुद भी हैक करके देखो कि क्या हम हैक कर सकते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, उससे मुझे वीकनेसेस पता चलेंगी, लूप होल्स पता चलेंगे कि कहाँ से हैकिंग हो सकती है।
हाँ जी, रीड करो मुस्कान। Use software packages to carry out a regular assessment of how vulnerable your website is to hackers. Passwords, use of long and strong passwords and the regular changing of passwords. हाँ जी, जब पासवर्ड लगाओगे तो लॉन्ग पासवर्ड लगाओ और रेगुलर उसको चेंज करते रहो, और जो पुराना पासवर्ड है उसको कभी भी रिपीट ना करो। 3 चीजें बोलनी है आपने, ठीक है। यूज ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसके बाद रेगुलर चेंजिंग होनी चाहिए पासवर्ड की, और पुराने पासवर्ड को रीअसाइन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रेगुलरली चेक करते रहो आपने सॉफ्टवेयर जो प्रॉपरली अपडेट है, क्योंकि अगर पुराना सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो वहां पे हमेशा वल्नरेबिलिटी होती है अटैक करने की, ठीक है जी। उसके बाद सेंसिटिव डेटा है उसको क्या करोगे, उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आओ, ठीक है, ताकि उसको कोई टैम्पर ना कर सके। और लास्ट है जो आपका प्राइवेट बैंकिंग नेटवर्क है उसको क्या रखो तुम, सिक्योरिटी दो। कैसे दोगे, रीड करो। Secure private banking network. Payment service provider, also called payment gateways, must provide a secure private banking network and be trusted by all the engagement parties. हाँ जी, तो पेमेंट गेटवे जो है वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। क्लियर जी। चलो ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी, वेस्ट इंक्लूजन प्रोटेक्शन है, पर किसका टॉपिक है ये, वेज टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स। कैसे करोगे, 4 तरीकों से। कैसे कैसे, फर्स्ट इज पहले एजुकेशन दोगे, सेकंड इज कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसीज टू द कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज। कौन सी 4 पॉलिसीज हैं, फर्स्ट इज प्राइवेसी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी एंड रिफंड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद में कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। और उसके बाद में इंक्लूजन प्रोटेक्शन। 4 चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब तक हमने पढ़ा हम कंट्रोल्स कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी अगर जो रिस्क हैं वो क्या होंगे। देखो उनका 2 तरह का इम्पैक्ट होएगा मेरे ऊपर, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। जब भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2 तरह का खतरा होएगा। अब देखो सपोज बैंकिंग का डेटा, अगर बैंक के डेटा में कोई चोरी हो जाता है कुछ, या कुछ हैकिंग हो गया, तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन गई, पहले डायरेक्ट इम्पैक्ट तो यही है, मेरी सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ही उड़ गई, सुबह मैंने आके देखा डेटाबेस खाली, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसका और इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पैसा तो चुराई गई, और मेरे ऊपर सरकार भी तो लगाएगी ना अब, कि कैसे तुमने चोरी होने दिया, तुमने हाइपर लीगल एक्शन, कस्टमर मेरे पर आके लीगल एक्शन लेंगे कि मेरा डेटा कैसे चोरी हो गया, तुमने प्रॉपर कंप्लायंस क्यों नहीं करा, सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई तुमने। तो 2 चीजों का इम्पैक्ट रहेगा हमेशा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चलो रीड करो। Direct financial impact, hackers penetrating the security of the system and stealing financial information that can harm the integrity of the data. हाँ जी, क्लियर हो गया। हैकर्स ने जब क्या करा, सिक्योरिटी में पेनिट्रेट करा, मतलब सिक्योरिटी क्या करती है, ब्रीच कर दी। समझ आ रहा है वर्डिंग, पहले मुश्किल तो लग रही है ये चीज, ठीक है। हैकर्स ने जब क्या करा, मेरी सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम में ब्रीच करा, और उससे क्या करी, इंफॉर्मेशन चुरा ली, स्टीलिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट कैन हार्म द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, मतलब कस्टमर का नहीं कस्टमर डेटा की इंटीग्रिटी क्या होती है, क्वालिटी क्वालिटी बोल सकते हैं, पर हाँ और कुछ भी बताओ। ट्रूथफुलनेस, जो मेरा डेटा मुझे पता है कि ये सही है, ठीक है, एक्यूरेसी है, उसमें हो सकता है मुझे एक्यूरेसी पे डाउट हो जाए, ठीक है, टेम्परिंग हो गई है, हो सकता है मेरे डेटा में कुछ चेंज कर दिया, दैट इज इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। हाँ जी, उसके बाद इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, hackers can steal customer sensitive information such as login, password, personal detail, or a credit card number, etc., which would result in legal and regulatory actions on the company. जिसके ऊपर क्या रहेंगे, कंपनी के ऊपर हम लीगल एक्शंस खड़े हो सकते हैं, ठीक है, लीगल सवाल खड़े हो सकते हैं। डिफरेंस समझ आया, देखो देखो उसमें क्या हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी कर दी, उससे तो ये हो गया कि मेरी इंफॉर्मेशन ही चोरी हो गई, वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ही हो गया कि मैंने आपको बोला कस्टमर का डेटा था, वो डेटाबेस खाली हो गया, ठीक है। और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि वो जिनका डेटा मैंने चोरी हुआ है, अब वो लोग भी तो मेरे ऊपर आके खड़े होंगे कि मेरा डेटा कैसे चोरी हुआ। अब ये नहीं पता कि किसके पास डेटा गया मेरा,
अब आपने अपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन बैंक के पास दे दी, उन्होंने उनको ध्यान ही नहीं कब उनकी डेटा चोरी हो गया, फिर अब बोलोगे नहीं अब जाके कि किसको दिया तुमने ये चीज। कोई ना, बाद में देखते हैं, अभी पहले आगे करें। चलो देखो, हाँ जी, उसके बाद कंट्रोल्स फॉर एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अब जो हमने साइबर सिक्योरिटी लगाई है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल लगाने हैं, ठीक है, कैसे लगाओगे? अब देखो, साइबर सिक्योरिटी का मतलब कैसे होता है? साइबर अटैक से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? अपनी साइबर सिक्योरिटी लगाते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कैसे हम लगाएंगे? देखो, सबसे पहले क्या है, एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। जैसे पहले ना तो राजा महाराजा वो नक्शा बनाते थे कि हमारी हर जगह पे कितने कितने सिपाही तैनात हैं, ऐसे बोलते थे ना, अंडरग्राउंड पे कितने लोग खड़े हुए हैं, ताकि कोई बाहर से हमारी महल में या कोई हमारे उसमें ना आ जाए, ठीक है। वो वहां बड़ी दीवारें बनती थी और वहां पे लोग खड़ाए जाते थे, ठीक है। तरह तरह के वो डिजाइन करा जाता था ताकि कोई अंदर ना आ जाए। बाहुबली में भी तो करा था, हाँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रखनी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक नेटवर्क डायग्राम चाहिए। ऐसी ही डायग्राम मुझे अब अपने सिस्टम से बनानी पड़ेगी कि जो मेरा डेटा है वो कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रहा है, वहां वहां पे मुझे क्या लगानी पड़ेगी? अपनी सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। हाँ जी, रीड करो। A network diagram detailing server databases hub हाँ, एक नेटवर्क डायग्राम बनाओ जो क्या बताएगा? डिटेल बताएगा किसकी? सर्वर कौन सा है मेरा, डेटाबेस कहाँ पड़े हैं, हब्स, राउटर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, इन सब चीजों के बारे में बताएगा। राउटर क्या होता है? पता सबको राउटर क्या होता है? ठीक है। हब क्या होता है? स्विच का काम करता है, वो बहुत सारे राउटर्स को कनेक्शन देता है। पैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस शोज हाउ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। मुझे एक नेटवर्क का कनेक्शन पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से मेरा डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अपनी डायग्राम चाहिए, ठीक है। सेकेंडली मुझे क्या चाहिए? अपने डिजिटल एसेट्स। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास हथियार कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डिजिटल एसेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? यूज ऑफ फायर वॉल लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। एंड उसके बाद एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द यूजेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क एंड डेटा, कि कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक पॉलिसी बना के रखो। अब उसी पॉलिसी को अब बना के रखेंगे, आगे सर्कुलेट कर देंगे। आगे सर्कुलेट कर दो किसको? आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी सर्कुलेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉयज को बता दो कि कैसे कैसे उन्होंने सिक्योरिटी रखनी है। अच्छा, यहाँ तो देखो पहले, ठीक है, पॉइंट्स। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? हथियार तो वो हो गए। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? हाँ जी, किसी को आइडिया है? फिर किसी ने पूछा है, क्या आइडिया बताओ? जैसे एनएफटीज आते हैं ऐसे। नहीं नहीं, ये वो नहीं होता। डिजिटल एसेट्स होते हैं जो मेरे कंप्यूटराइज्ड एसेट्स पड़े हुए हैं। एक सिक्योरिटी रूम नहीं बना होता, जैसे मान लो जहाँ पे मेरे सर्वर्स पड़े हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी पे कौन खड़ा हुआ है? वो चीजें होती हैं। वो कैसे खड़ा है? बंदा नहीं खड़ा, जैसे जो मेरा जहाँ पे सर्वर्स पड़े हैं, जो मेरा डेटाबेस है, हाँ, वो सारा, उस चीज को हम बोलते हैं डिजिटल एसेट्स। कोई पर्टिकुलर चीज जो कंप्यूटराइज्ड, जो भी मतलब मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड मटेरियल है, आप ऐसे याद करो, उसको डिजिटल एसेट्स बोलते हैं। ये तो फिजिकल एसेट्स की बात कर रहा है ना। डिजिटली बोलते हैं इसको। हाँ जी, देखो, पहले क्योंकि नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? डिजिटल एसेट्स की लिस्ट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद फायर वॉल लगाओगे, उसके बाद एक पॉलिसी, और पॉलिसी को क्या करोगे? सर्कुलेट करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कोई भी इंसिडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच which occurred and the actions taken controls built in to avoid them from occurring again। इसमें क्या बोला कि अगर कोई ब्रीच होता है पहले, ठीक है, सपोज लास्ट ईयर हमारा कोई ब्रीच हुआ, अच्छा, अब उसके रीजन क्या थे, तो उस रीजन को आप रिकॉर्ड रखो ताकि दोबारा उन कारणों से क्या है, हमारा ब्रीच ना हो सके। अच्छा, उसके बाद है पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म बाय द कंपनी। वो ही चीज जो मैंने बोला कि खुद खुद हैकिंग करके देखो। अच्छा, उसके बाद एनुअल रिव्यू बाय सीआईओ। सीआईओ होता है अपना चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो आईटी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, ठीक है, जो जो जिनके अंडर सारी सिक्योरिटी आती है। अच्छा, उसके बाद आईटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द एसेट्स। जो जो भी मेरे मैनेजर एसेट्स की सेफ गार्डिंग पे लगे हुए हैं, वो क्या होने चाहिए? एडिकली
स्किल्ड एंड ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करानी पड़ेगी मुझे, टाइमली एम्प्लॉय अवेयरनेस कैंपेन करानी पड़ेगा। एम्प्लॉय अवेयरनेस मतलब एम्प्लॉयज को बताते रहना पड़ेगा कि नया वायरस कौन सा आ गया, ठीक है, उसको कैसे हम बच सकते हैं, वो चीजें बतानी पड़ेंगी। फिर इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज पर्सोनल जो क्या है कैन एक्सेस डिजिटल एसेट्स एंड एप्लीकेशन, सिर्फ जो ऑथराइज पर्सोनल है उसी की ही क्या होती है एक्सेस होनी चाहिए एसेट्स की। उसके बाद एडिक्वेट अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर द एक्सेस इज ग्रांटेड। कोई भी आईटी रिसोर्स मैंने यूज करना है, सपोज मैंने कुछ कंप्यूटर पे कोई भी साइट वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो उसके पहले क्या लगेगा, मेरा एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉयज को अप्रूवल नहीं होएगा, किसी किसी को ये अप्रूवल होएगा। हम बोलते हैं ना कि वो ले लो राइट्स ले लो, वो चीज होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिमोट एक्सेस लॉगिन्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ऑथेंटिकेशन क्या होती है? जैसे उसको अगर वो अपने जीमेल पे भी लॉगिन टू स्टॉप टू स्टेप आती है। उसमें एक तो ओटीपी आएगा और एक आपके डिवाइस पे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक्सेस दोनों जगह तो पर वो जरूरी नहीं होती है, हमेशा एक ही होती है, ऑप्शन होता है आपके पास कर वो तो ऑप्शन होता है। लॉगिन करते हैं, तो सपोज मेरा फोन नंबर है, हाँ तो उस पे ओटीपी आएगा और फिर डलेगा तो उस पे खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। हाँ, वो तो वन फैक्टर ही होगी ना, वो तो वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही होगी। उसमें टू फैक्टर भी होता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन दो बार होती है, ठीक है, सपोज जैसे एक तो आपको ओटीपी आ गया, ठीक है, एक हो सकता पिन भी होते हैं, जैसे अच्छा, जीमेल में भी होते हैं वो कोड एक देते हैं वो पर फिर एक बार ही होती है, वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं पर करना एक बार ही होता है। अगर वो आपके फोन पे अगर ओटीपी आ गया, वो भर दोगे। मेरे को जीमेल पे भी आता है और फोन पे नोटिफिकेशन अलग से अच्छा, डिवाइस को इसमें तो एक दो छोड़ सकते हो, एक दो छोड़ सकते हो, कोई ना। हाँ जी, सीआई होते हैं हमारे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जैसे हम बोलते हैं ना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ऐसे ही सीआईओ होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उनके अंडर क्या रहेंगे, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ होता है सारा, वो उनके अंडर रहेगा। वो डिपार्टमेंट है, जैसे हम बोल ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट, वो चीज है। कौन, क्या नहीं समझ आया इसमें? कोई ना, मैं आपको अलग से पिक्चर शो कर दूंगी कौन कौन से एसेट्स होते हैं, ठीक है, फिर पता चल जाएगा। 10 कर लो, 10 कर लो, एंड में पूछना जो पूछना है, पहले क्लास करो। हाँ जी, देखो आगे, चलो। हाँ जी, देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, डिजिटल पेमेंट्स, नेक्स्ट पेज 4F पे आ जाओ, करना है डिजिटल पेमेंट्स, इसमें आएगा। हाँ जी, चलो देखो, रीड कर दो मुस्कान। डिजिटल डिजिटल पेमेंट्स होती कौन सी है अपनी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जो मेरी पेमेंट होती है। चलो रीड कर दो। Any payment made through digital modes is called digital payment. In digital payment, all the transactions are completed online. No hard cash is involved. हाँ जी, देख रहे हो, तो क्या बोला उसने, जो भी पेमेंट हमारी डिजिटल मोड से होती है और उसमें क्या है, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट मेथड। चलो आगे। It is an instant and convenient way to make payments. Digital payment requires a connection to the internet to fulfill the payment. ठीक है, इसमें क्या लगेगा, वही इंटरनेट तो लगेगा ही लगेगा टू फुलफिल द पेमेंट, ठीक है। एडवांटेजेस बताओ, क्या एडवांटेजेस है इसकी? प्रूफ हो जाता है। जैसे हमने सपोज इंटरनेट बैंकिंग से भी तुम करते हो या फिर जीपे करा, तो जीपे भी एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकल जाते हैं, पता लगता है ना कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च हो गए। नहीं तो कैश का पता ही याद ही नहीं आता कि कहाँ से खर्च हो गया, रिकॉर्ड रहता है। और जैसे जीपे पे जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं कटते हैं, जैसे पेमेंट चार्जेस नहीं कटते। अरे नहीं, अगर दूसरी वो वाली पेमेंट्स कराते हैं हम, उसमें कट जाते हैं। हाँ, करते हैं। कोई नहीं, अगली बार कटा करेंगे, अब बजट के बाद कटने शुरू हो जाएंगे, अभी कटेंगे, बजट के बाद कटेंगे। चलो, हाँ चलो देखो, सब में आएगा।
चलो हाँ जी, एडवांटेजेस करो मुस्कान रीड। Advantages of digital payments, written record, all users spending are automatically recorded in passbook or inside e-wallet app. This helps to maintain record, track spending and budget planning. ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बोला उसने? ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगी, या तो आपकी पासबुक है या फिर जो आपका ई वॉलेट की ऐप होती है उसमें भी आ जाती है ना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, वो चीज होगी। और इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पेंडिंग पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया, पेपर नहीं है। ठीक है, यूज ऑफ पेपर खत्म। अच्छा, यहाँ पे ना डिस्काउंट फॉर टैक्सेस लिखा हुआ है, मतलब आप डिस्काउंट लिख सकते हो। ऐसे तो जैसे हमें कैशबैक्स मिल गए उसकी बात कर रहा है वैसे ही, कि कई बार हो सकता है हमें पेट्रोल अगर स्टार्टिंग में होता था कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट से कर दोगे तो आपको इतना % ऑफ कर देंगे। तो हाँ हाँ, अभी भी आए, पर पहले बहुत ज्यादा आते थे, अभी तो बहुत कम हो गए। तो गूगल पे भी नहीं अब तो ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये इजी एंड कन्वीनियंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर एनी टाइम कहीं पे भी आप बैठ के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अच्छा, और उसके बाद लेस रिस्क। लेस रिस्क बोल रहा है कि आपको भी कैश उठाने की जरूरत नहीं है, आपको कैश चोरी होने का डर नहीं है। ठीक है, पर इस ये दोनों में आएगा पर रिस्क वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का भी इशू रहेगा। ठीक है, अगर कैश नहीं लेके जाते पर सिक्योरिटी तो है ही अपने पासवर्ड्स की, वो चीज है। चल रीड कर दो मुस्कान, लेस रिस्क वाला पॉइंट। E-payment eliminates the risk associated with handling cash. If user loses the mobile phone or debit or credit card or Aadhaar card, no need to worry a lot. No one can use anyone else's money without PIN or एमपिन मतलब मोबाइल पिन जो होता है इसको बोलते हैं ना। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं, मोबाइल पे नहीं होता ऐसा नहीं, वो एमपी जैसे वो एसबीआई का ऐप होता है ना, योनो, वो मांगता है। सब पे ही होता है ये। पर ये पर एमपिन मोस्टली पर मोबाइल से ही स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अब उस पे लगा देते हैं। पर जब मोबाइल आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो ना, मोबाइल बैंकिंग में यूज होता है एमपिन। पर एम का मतलब मोबाइल होता है। मोबाइल ही होता है। चलो आगे देखो। हाँ जी, अब ड्रॉबैक्स देखो। ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट इज ओवर स्पेंडिंग। ठीक है, कैश भी पता है कि अगर आज 500 है तो 500 ही खर्च करने हैं, उसका पता नहीं जितने जितने हैं अकाउंट में सारे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद रिस्क ऑफ डेटा आ गया ना, फिर से वहां पे बोला रेस रिस्क की, यहाँ पे बोला रिस्क है। ठीक है, उसके बाद नॉन टेक्निकल पर्सन जैसे जो ओल्ड है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनको जिनको नहीं आता वो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, फिर डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन कट जाते हैं, पता नहीं लगता कि कहाँ गए पैसे। ठीक है, फिर इंटरनेट कनेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, सबकी प्रॉब्लम। और फिर एक्स्ट्रा बिजनेस कॉस्ट। चलो मुस्कान रीड कर दो। बिना इंटरनेट overspending, one keeps limited cash in his or her physical wallet and hence thinks twice before buying anything. But if digital payments modes are used, one has access to all his or her money that can result in overspending. Risk of data theft. There is a big risk of data theft associated with the digital payment. Hackers can hack the servers of the bank or the e-wallet. They can use this information to steal money from the customer's account. हाँ जी, क्लियर हो गया ये? ठीक है। Difficult for a non-technical person, as most of the digital payments modes are based on mobile phone, the internet, and the cards. These modes are somewhat difficult for non-technical persons such as farmers or workers, etc. Disputed transactions. In case the electronic money such as credit card is misused by someone else, it is very difficult to receive a refund. Internet connection. Digital payment requires the connection to the internet to fulfill a payment. Extra business cost. Businesses have to incur additional cost in procuring, installing and maintaining sophisticated payment security technologies. हाँ जी, ठीक है। डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन समझ आ गया सबको, कैसे होती है ये? जैसे ये आजकल ये क्रेडिट कार्ड स्टीलिंग मतलब इंफॉर्मेशन स्टील करने का नया ट्रेंड पड़ा है। तो जैसे मेरे पास था एक टेलीग्राम पे बंदा, वो क्या करता था, कनाडा का कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर है, उसका इंफॉर्मेशन स्टील कर ली, फिर उससे मतलब ना ग्लोबल साइट पे करता था कि लोकेशन ना पकड़ी जाए, फिर वो यहाँ पे चीजें ऑर्डर कर लेता था। और जो होल्डर था ना, कार्ड होल्डर, वो भी अच्छे क्रेडिट कार्ड का यूज करता था, एक क्योंकि लिमिट ज्यादा थी। हाँ, बहुत सारे तो कार्ड्स। वो ना इंश्योर्ड होते थे, तो उसको भी मिल जाता था पैसा। तो इससे नुकसान किसका हुआ? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी का, उसी का नुकसान हुआ ना। ठीक है, और ठीक है, सारे क्लियर हो गए। एक्स्ट्रा बिजनेस कॉस्ट। वो ये है ना कि जैसे पीओएस रख लेते हैं,
वो तो रख लेते हैं, पर कॉस्ट कहाँ लगेगी? मेन सिक्योरिटी में, इन्वेस्टमेंट से। वही कि सिक्योर, टेक्नोलॉजी खरीदना। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी खरीदने में, सिक्योर टेक्नोलॉजी खरीदने में एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी अपनी। हाँ जी, देखो टाइप्स देखो, दो टाइप की आएंगी अपने पास, एक ट्रेडिशनल होती है और एक न्यू। पता ही है आपको, सारी नाम तो सबके सुन रखे होंगे। कौन कौन से देखो, नेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, फिर स्मार्ट कार्ड्स है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड तो जो इंश्योरेंस वाले कार्ड है ना देते हैं, जब कई बार आप मान लो उसका इंश्योरेंस कराया, कभी हेल्थ इंश्योरेंस कराया कोई, कार्ड कार्ड तो बनता है, कार्ड देते हैं ना आपको। उससे पेमेंट इन्होंने को बोला कि पेमेंट होगी, ट्रेडिशनल मेथड और डिजिटल। मैं थोड़ा पेमेंट में लिखा हुआ है, पर ये है कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर इसको बोलते हैं मेन, जैसे आप गेम्स नहीं खेलते, अच्छा, वहां पे जाके वो पॉइंट्स ऐड कर देते हैं ना उसमें, उसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। प्रीपेड कार्ड है, जो प्रीपेड कार्ड होते हैं, उसमें पैसे जो आपके ऐड हो जाते हैं, उसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, वो सबके लिए है, वो तो उनकी, उन्हीं को स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। चलो रीड करो मुस्कान। नेट बैंकिंग। Net banking. Internet banking is the management of bank accounts via the internet. In this mode, the customer logs into his or her bank account by using a username and password and makes the हाँ जी, payment. क्लियर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट क्या है, अपनी इंटरनेट से चला लेते हैं, और इसमें क्या करना पड़ता है, पहले मुझे लॉग इन करना पड़ता है, अपना यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड, और उसके बाद पेमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है? कार्ड में आपके अकाउंट में बैलेंस ही बैलेंस बाद में करते हैं। तो overdraft. ओवरड्राफ्ट में वही होता है मैम, ये लिमिट मिल जाती है आपको। क्या होता है जन्य, डिफरेंस? क्रेडिट कार्ड इस टाइप से जो वो नहीं होते, जो बिजनेसमैन होते हैं मोस्टली वो क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं। अच्छा, सभी डेबिट कार्ड हाँ हाँ, और जो ये डेबिट कार्ड होते हैं, नहीं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या होता है? क्रेडिट कार्ड तो लाइबिलिटी हम्म बना देती है हाँ हमारी कि हम बाद में पे कर देंगे, हाँ, हमें 1 मंथ का पीरियड मिल जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड में साथ के साथ हमारे अकाउंट साथ साथ अकाउंट से कट जाते हैं, जितना अकाउंट बैलेंस है उतने कटता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मुझे एक लिमिट मिल जाती है, जैसे मान लो सपोज मुझे लिमिट मिल गई 1 लाख की, ठीक है, तो मैं 1 लाख तक खर्चा कर सकती हूँ, मुझे मेरे अकाउंट से कुछ नहीं कटेगा, जो मेरा सेविंग अकाउंट है उससे कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने बिहाफ, मेरे बिहाफ पे पेमेंट करती रहेगी, पर आफ्टर 40 डेज वो मेरे अकाउंट से पेमेंट काटेगी, ठीक है, कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर अगर हम, हाँ, नहीं दोगे, नहीं मैं अपने अकाउंट से कटवाना चाहती, तो मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगी, ठीक है। और डेबिट कार्ड में क्या होता है, डायरेक्टली मेरे, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब जो एटीएम कार्ड है, ठीक है, उससे क्या होगा, डायरेक्टली मेरे सेविंग अकाउंट से पैसे कटेंगे। क्लियर हो गया जी? चलो अब रीड करो। Credit cards. Credit cards allow the holder to purchase goods or services on credit. Credit card is similar to the postpaid card. It is a way to buy now, pay later. तो बाय नाउ पे लेटर, अभी कौन पर पेमेंट कौन कर रहा है? अभी क्रेडिट कार्ड कंपनी पे कर रही है, ठीक है। हाँ जी, Credit card has a specific spending limit based on the user's credit limit. हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है, एक स्पेसिफिक स्पेंडिंग लिमिट होती है, ठीक है, जिस वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट मिलती है, या तो आपकी सैलरी हो उस हिसाब से, या तो सैलरी अकाउंट से, या एफडी करा लो, उसके बेस पे आपको लिमिट मिल जाती है 1 लाख की या 5 लाख की, वो आपकी स्पेंडिंग पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, And each month the user can pay off a portion of the amount or to the entire credit card balance. Interest is charged on the unpaid amount. जो अनपेड है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर हो गया जी? ठीक है, अब देखो डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है। चलो रीड करो। Debit card is similar to a prepaid card. It is a way to buy now, pay now. Debit card allow us to spend only what is in our bank account. When we use the debit card, our money is quickly deducted from our savings ठीक है, तो account. मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम आवर सेविंग अकाउंट, और क्रेडिट कार्ड में कुछ मेरे अकाउंट से नहीं कटता। ठीक है, अब देखो स्मार्ट कार्ड, रीड कर दो। The smart card is a credit card sized device with an embedded microchip to provide electronic memory and processing capability. हाँ जी, इसमें भी वही होता है, जैसे माइक्रोचिप लगी होती है, जैसे हमारे डेबिट कार्ड में भी लगी होती है वो, तो ठीक है, उसमें क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, आगे। Smart cards can be used for a variety of purposes.
including storing of users' financial facts. जैसे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, पहले होता था पेजेस में आपको दे देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, अब क्या करते हैं हॉस्पिटल में कार्ड बना के दे देते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसी कार्ड में अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या, अब अगली बार अपने जाना, कुछ नहीं उठा के लेके जाना, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं, वो कार्ड ले जाओ बस। कुछ क्या है मेरे पास पड़ा ये पढ़ा तो वो है। वो तो चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, और वो वहाँ कार्ड होते हैं, जो, पॉलिसी कार्ड हाँ वो होते हैं। पॉलिसी कार्ड भी होते हैं, और हॉस्पिटल का भी अलग कार्ड बनता है, तो नहीं है होती है। हाँ, उसी उसी में तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होएगी। इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होएगी, प्लास्टिक में इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? ठीक है, चलो जी। Health insurance data, credit card numbers, and network identification codes and passwords. They can also store monetary values for spending. हाँ जी, मॉनिटरी वैल्यू, जैसे आपको गेम्स वाला बताया मैंने, ठीक है, जब आप गेम्स खेलने जाते हो तो कार्ड में पैसे डलवाते हो ना वहां से, वो चीज हुई, उसी को भी स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। हाँ जी, Smart cards are better protected from misuse than conventional credit or debit cards because the smart card information is encrypted. चलो ये कहता है उस पर इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड है, पर डेबिट में भी इंक्रिप्टेड ही होती है, सब कुछ होता है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब न्यू मेथड्स देखो, न्यू मेथड्स देखो पहले कौन कौन से हैं। एक है मोबाइल वॉलेट, एग्जांपल बताओ बिना देखे। पेटीएम पेटीएम। अच्छा, आईएमपीएस सुना हुआ है? नहीं सुना? क्या ये नहीं पता? नेफ्ट सुना है? सारे करे हुए मैंने तो। आईएमपीएस में मैम जैसे ज्यादातर फोन पे अगर क्विक पे होता है, नेट बैंकिंग पे बताओ आईएमपीएस क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग में ही आते हैं ये आईएमपीएस एनईएफटी आरटीजीएस। आरटीजीएस, हाँ। जो हमारा आरटीजीएस होता है उसमें 2 लाख की लिमिट होती है, लिमिट को बी2बी ट्रांजैक्शन के लिए होता है, और उसमें इमीडिएटली हो जाता है, मतलब 5-10 मिनट का डिफरेंस भी आ सकता है शायद। और एनईएफटी में भी सेम ही होते हैं, उसमें कोई लोअर लिमिट नहीं होती, अपर लिमिट तो दोनों में ही है। अपर लिमिट तो है ही। और आईएमपीएस में अपर लिमिट शायद 5 लाख की होती है, और मेन आरटीजीएस तो ऑफलाइन भी हो जाते हैं, पर सारे हो जाते हैं ऑफलाइन। आईएमपीएस में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाती है, क्विक हो जाती है। स्टैंडर्ड जो नेफ्ट रहती है उसमें दो घंटे की में, या फिर 1 आवर, जो भी बैंकिंग साइकिल होता है उसमें जाती है पेमेंट, ये फर्क होता है। चलो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस में यूपीआई जैसे हम गूगल, जो हम ये यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम बैंक अकाउंट नंबर ना डालते किसी का, सिर्फ यूपीआई आईडी डालते हैं, या फिर अब तो और भी इजी कर दिया, स्कैनर बना दिया, अब तो नंबर डाल दो, वो चीजें। ठीक है, अब तो फोन नंबर भी हो जाता है। हाँ वही कह रही हूँ, फोन नंबर से भी यूपीआई इसलिए डाल रखे तो ही होता। हाँ वो तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना पहले। अच्छा, फिर है एक भीम ऐप भी आती थी एक, ठीक है, ये भी यूपीआई की ही एग्जांपल है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, और उसके बाद है एक एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। ये होता है ना, अंगूठा लगा के पेमेंट करके आनी पड़ती है, या फिर जैसे बैंक में जाते हो, शायद छोटी सी मशीन होती है, हाँ हाँ, वो थंबप्रिंट से लेते हैं ना इंफॉर्मेशन आपकी, उस, हाँ जिनके पास ना हो। अच्छा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, एक लास्ट है फिर पास मोबाइल बैंकिंग, और फिर है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सुना होगा? ठीक है, आने दो फिर समझाएंगे। चलो चलो रीड करो। मोबाइल वॉलेट्स, Mobile wallets, also called digital wallets, virtual wallets, or e-wallets. कुछ भी कह लो, डिजिटल वॉलेट बोल लो, ठीक है। हाँ जी, इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन है दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ स्मार्टफोन, जो अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, आगे। This software application can be used for requesting, transferring digital cash, and performing online transactions. वॉलेट में अक्सर यही करते हैं ना, कैश ऐड करके रख लेते हैं वॉलेट में, ठीक है, वहां से डायरेक्टली पेमेंट करते रहते हैं। तो वो चीज है रिक्वेस्टिंग, ट्रांसफरिंग डिजिटल कैश एंड परफॉर्मिंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट। The mobile wallet may store the financial information ऑफ द कंज्यूमर ऑन द सिक्योर एलिमेंट इन द, या तो वो कहाँ रहेगी, सिम कार्ड पे स्टोर हो सकती है, या फिर अगर क्लाउड पे है तो क्लाउड पे हो सकती है। ठीक है, जो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आगे। It acts as a replacement of physical wallets. User can keep his or her money in an e-wallet and use it when needed. Mobile wallets are frequently used to make payments and physical हाँ, मतलब shops. कहीं पे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, मनी रिसीव कर सकते हो, ऑफर रिसीव कर सकते हो आप, वो चीजें होती हैं। एग्जाम्पल क्या दी थी, पेटीएम, मोबीक्विक, ठीक है, ये चीजें। फ्री चार्ज भी आता था पहले, मतलब अभी भी आता है, पहले फ्री चार्ज बहुत पहले का आता था।
हाँ, अभी इसमें ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये। ईजी वगैरह के साथ। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो IMPS। It is an instant interbank electronic fund transfer service through mobile phones. IMPS is also being extended through other channels such as ATM, internet banking, etc. हाँ जी, बस इसमें ये देखना कि इंस्टेंट है, बिटवीन बैंक ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग से जब आप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी UPI, कर दो। And a unified payment interface is a smartphone application that allows users to transfer money between bank accounts. ठीक है, उसी में भी सेम बोल दिया, एप्लीकेशन ही है जिससे आप क्या कर सकते हो, मनी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम मीन्स उसी टाइम पे, ठीक है, ये भी इंस्टेंट ही है, ठीक है। हाँ जी, It eliminates the need to enter bank details or other sensitive information each time a customer initiates a हाँ, transaction. जैसे नेट बैंकिंग पे देखे कभी ट्रांसफर करके फंड्स, तो सारी डिटेल भरनी पड़ती है, अकाउंट नंबर भी, फिर उसका IFSC लिखो, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, हाँ, और फिर एड्रेस को भी फिर वेरीफाई कराता है वो आपका, ठीक है। उसके बाद जाके फिर आप पेमेंट कर पाते हो। अब UPI में साथ के साथ पेमेंट हो जाती है, UPI हाँ, ID डाल लो, UPI ID डाल लो और साथ के साथ आपकी पेमेंट हो जाएगी, कोई लिमिट भी नहीं है मेन तो, ये है इसमें ऊपर लिमिट नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर लिमिट है, पर ये नहीं है कि आपको ट्रांजेक्शन लिमिट हो, कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप, ये चीज नहीं है। कितनी है? 20 है। 20, ठीक है। चलो आगे देखो। To use this service, user may register for mobile banking, download UPI app and create UPI ID. ठीक है, तो UPI के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। चलो जी आगे देखो। Mobile. हाँ, देखो UPI में एग्जाम्पल क्या लिखी है, पेटीएम, ठीक है, उसके बाद फोन पे और फिर भीम ऐप, इस पे गूगल पे भी UPI की एग्जाम्पल है। अब आपके पास है भीम की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो भीम में सबसे बड़ी बात क्या है कि भीम को किसने बनाया है, NPCI बेस्ड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Bhim बाकी facilitates पॉइंट सारे सेम ही आएंगे। e-payments directly through bank. हम्म Banks and support all Indian banks which use that platform. It is built on the IMPS infrastructure and allows IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंस्टेंट ही आपको मनी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the user to instantly transfer money between two bank accounts. Bhim work on all mobile devices and to transfer funds, user needs to scan QR code and enter account QR कोड number. की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, पहले पता था, ठीक है, इसको याद कर लेना, पेपर में आते हैं ये, ठीक। MCQ में पूछ लेते हैं। Number with IFSC. या फिर अकाउंट नंबर डालते हो आप IFSC कोड डाल के, या फिर MMID नंबर होता है, जिसके पास क्या नहीं होता, अकाउंट नंबर डिटेल नहीं होती, वो क्या कर सकते हैं, अपने MMID जनरेट करा सकते हैं बैंक से, ठीक है, कि मुझे ये डिटेल दे दो MMID, उससे हम बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल, अगर मोबाइल से ट्रांसफर करना है तो ये यूज होएगा, ठीक है जी, ठीक है। फॉर यूजर्स हु डू नॉट हैव अ UPI बेस्ड अकाउंट, ठीक है। आगे देखो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। It is an Aadhaar-based digital payment service in which user needs to have only his or her Aadhaar number, which is linked to his bank account to initiate bank बस transaction. यहाँ पे आधार नंबर चाहिए सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन करने के लिए। अच्छा, फिर है अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड जैसे हम पुराने फोन्स पे नहीं करते थे, जैसे मोबाइल बैलेंस वगैरह चेक करना है तो उससे आप चेक कर सकते हैं, जिसको मतलब अभी एप्लीकेशन नहीं चलानी आती तो उनको बोल दिया आप *99# बैंकिंग करो, उससे आप सारी डिटेल आप ले सकते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो वो भी बता सकते हो आप। रीड करो। It is a mobile banking based digital payment mode. Users need to have internet or smartphone to use USSD banking. They can use their their normal phones and can use this service for many financial or non-financial operations such as checking balance, sending money, changing mobile banking personal identification number, and getting mobile money identified. MMID कोड अगर जनरेट कराना है तो वो भी करा सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग, वही जो इंटरनेट बैंकिंग जब आप मोबाइल के थ्रू करते हो तो वो मोबाइल बैंकिंग बन जाती है, पढ़ लोगे इसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाओ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है जी? वर्चुअल करेंसी, किसके बेस पे? ब्लॉकचेन पे, ठीक है। हाँ जी, और फिजिकल एग्जिस्टेंस में होती है
क्रिप्टो करेंसी में ऐसी करेंसी है जो मेरे पास फिजिकली कॉइन्स नहीं होते, ये मेरे पास कॉइन्स क्या है, वर्चुअली ही है, और उसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, पेमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। सेंट्रल बेस्ड होते हैं किसी अपने देश के, मतलब ग्लोबल ग्लोबल करेंसी ठीक है, पर अभी अपने देश की भी आने वाली है। हाँ रुपया नहीं वो क्रिप्टो नहीं बनी है, वो वो डिजिटल डिजिटल, हाँ वो करेंसी है। चलो रीड करो। It is a virtual currency that is not issued by any central bank. It is a digital money which does not involve any physical. ये लाइन आपने याद रखनी है, इट इज अ डिजिटल मनी दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल कॉइन, जहाँ पे फिजिकल कॉइन नहीं होता। सिंस इट इज ऑनलाइन, ऑल यूजर्स कैन ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी टू समवन ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू द बैंक। अब यहाँ पे मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ही से ही मैं क्या कर सकती हूँ, सेल परचेज कर सकती हूँ अपनी, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन करने में किसी को अगर मैंने आपको पेमेंट करनी है तो मैं क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर दूंगी आपको, ठीक है जी। इट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ही तो होती है, मतलब वैसे आप वैसे आप कर सकते हो, इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, पर वैसे बना तो कंसेप्ट वही है ना, लीगल तो है ही पेमेंट नहीं। नहीं देते, 30% टैक्स वही आया था। टैक्स हो गया है पर लीगलिटी नहीं दी है। टैक्स टैक्स तो उस पे ट्रेडिंग पे है, क्या है, चलो कोई नहीं। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट्स विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है, पेमेंट जो है मेरी क्विक रहेगी। अच्छा, और उस पे क्या रहना है, आप लिखना है आपने, एक तो ट्रांजेक्शन फीस कोई नहीं है, ये पॉइंट लिख दोगे। उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे क्या लगेगी, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी लगेगी टू सिक्योर द ट्रांजेक्शन, की जो भी मेरी ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर्ड मैनर में हो, and to generate new units of currency. Cryptocurrency, it is called so because all the data is ensured with strong cryptography. यहाँ पे cryptographic टेक्निक लगी हुई है, इसीलिए इसका नाम क्रिप्टो करेंसी रखा हुआ है। पहला कॉइन था आपका बिटकॉइन, तो सुना ही होगा सबने, ठीक है। उसके बाद अभी तो बहुत सारे आ गए हैं, जैसे बहुत सारे कॉइन्स है तो, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो अब बस एक थोड़ा सा रह गया, फिर उसके बाद कल हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट शुरू हो जाएगा ना, और थियरी खत्म हो जाएगा, बस खत्म ही है। 2 मिनट में मैं नहीं बोल देना है। देखो गाइडलाइंस लगी हुई हैं, अंदर ही नहीं जाता है। पढ़ने वाला है ही नहीं कुछ, पढ़ने वाला होता तो मैं कराती ना। देखो गाइडलाइंस क्या होती, पॉलिसी रिलेटेड गाइडलाइंस, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। देखो बिलिंग के लिए गाइडलाइंस क्या है, आपने सेलर ने क्या करना है, फॉर्मेट ऑफ द बिल डिजाइन करना है, ठीक है, जीएसटी उस पे लगा होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी देनी चाहिए, कि जैसे प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ वही चीजें आ जाएंगी, प्रोडक्ट को वारंटी दो आप, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ सब कुछ भेजो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद शिपिंग टाइम बताना पड़ेगा आपको कस्टमर को, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग क्या है, उसका पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया इतना। अब देखो डिलीवरी मोड, मोड ऑफ डिलीवरी मतलब मोड ऑफ डिलीवरी चूज करना है आपने, कि कहाँ से आनी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी टाइम भी होना चाहिए, कि किस, अब पूछते हैं ना आपका होम एड्रेस है या वर्क एड्रेस है, वो सब चीजें आएंगी। फिर उसका रिटर्न और एक्सचेंज में बताते हैं ना, कौन से गुड्स की कितनी एक्सचेंज है, किसी पे 7 डेज होते हैं, किसी पे 30 डेज होती है, किसी पे होती ही नहीं है, वो चीजें बतानी, ठीक है। और लास्ट है आपका मोड ऑफ पेमेंट, इस पे जो है आपने बताना है कौन कौन सी मोड ऑफ पेमेंट रहेगा मेरे पास। अच्छा अच्छा, देखो आगे कमर्शियल लॉस क्या क्या लगते हैं, देखो क्या क्या लॉस सारे पढ़े हुए हैं आपने, कोई नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है आपने, ठीक है, कंपनी एक्ट पढ़ रखा है, प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर राइट, बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। कंपटीशन एक्ट भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, +2 में पढ़ा होगा, बस +2 कंपटीशन एक्ट, मोनोपोली को मतलब ताकि कंपटीशन जो है वो फेयर मैनर में रहे, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, कस्टम एक्ट होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। फिर इनकम टैक्स तो चलो पढ़ते ही हो आप, फिर जीएसटी भी पढ़ रखा है आपने। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट होता है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के लिए। एक होता है फॉरेन ट्रेड एक्ट, फॉरेन ट्रेड एक्ट है जो आपका बाहर, जैसे ग्लोबलाइजेशन जो हुई है उसके बेस पे जो आता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो फैसिलिटेट करता है। फैमा होता है फॉरेन एक्सचेंज पे, फॉरेन जो बाहर से करेंसी आप लेके आते हो उस पे कितने रूल्स लगेंगे। अच्छा, जो हमारी बुक का एक्ट है वो ये है आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या बोलता है, ये क्या बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी क्या होनी चाहिए, लीगैलिटी चेक करो। सेकंड, डेटा प्रोटेक्ट रखो। उसके बाद कस्टमर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। फिर जो आप एडवर्टीजमेंट देते हो उसके लिए कंप्लायंस की, कैसी एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हो। उसके बाद आईटी एक्ट के साथ जो भी प्रोविजंस है उनका सारा कंप्लायंस करना है। अच्छा, अगर नहीं करते तो क्या लगेगा आपको, पेनल्टी लगेगी।
ठीक है। उसके बाद आरबीआई एक्ट तो पढ़ ही रखा है सबने, ठीक है। आरबीआई एक्ट में क्या सुना हुआ है मतलब, ठीक है। आरबीआई एक्ट क्या बोलते हैं, किसको देते हैं आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक्स को, ठीक है जी। ई कॉमर्स एम कॉमर्स सब सारे किसके थ्रू चल रहे हैं, आरबीआई के थ्रू ही चल रहे हैं। जो एनपीसीआई हमने पीछे देखा वो किसने बनाया है, वो आरबीआई ने ही बनाया हुआ है वो। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या आ जाएगा, आरबीआई ने क्या दिया, ऑल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे बना दिए, वो चिप बेस्ड बना दिए कि सारा डेटा आपका उस चिप, कहते हैं वो चिप तोड़ दो फिर डेटा सिक्योर रहता है, होता है, सुने। अच्छा अगर कार्ड वो खत्म हो एक्सपायर हो गया तो खत्म हो गया तो हाँ, उसके बाद अगर मतलब वो वैसे खो ही जाता है जनरली, एनओटीपी या फिर जो पिन है वो आपके पास आना चाहिए। फिर ये तो आपको वायरलेस आपको फिर है कंप्लायंस विद कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होते हैं बताएंगे सबने, बैंकिंग में पढ़ा था। वही है जो आपने पढ़ा कि हर बैंक के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, वो चीज होती है। ये सारा किसने बताया है, अपने आरबीआई ने बताया। चलो जी, यहाँ तक ही करेंगे आज हम, थैंक यू।